आज हम लोग पढ़ेंगे एक रासायनिक, हम लोगों का 11वां का रसायन है, उसमें एक नया अध्याय शुरू करें जिसका नाम है साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। तो साम्यावस्था में तुमको जो कि पढ़ाई होती है, साम्यावस्था तुमको जो पढ़ाई होगी उसमें क्या है ये साम्यावस्था एक टर्म, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। भौतिक प्रक्रम में साम्यावस्था, रासायनिक प्रक्रम में साम्यावस्था, और इस लेक्चर में हम लोग साथ साथ जो है तुमको साम्यावस्था स्थिरांक, इन सबों के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और एनसीईआरटी के कुछ उदाहरण हैं और कुछ अपने से भी उदाहरण देकर के इन सब पॉइंट्स को हम लोग आज पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो पहले साम्यावस्था क्या है इसका थोड़ा सा परिभाषा लिखते हैं, उससे उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं। भौतिक प्रक्रम रासायनिक प्रक्रम में कैसे कैसे साम्यावस्था आती है, इसको धीरे धीरे हम लोग आज पढ़ेंगे। दो परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाएं, मैं इसको परिभाषा लिखकर उसके बाद उसको समझाते रहते हैं। दो परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाएं, परस्पर विरोधी प्रक्रियाएं जब बंद वातावरण में एक समान दर से संपन्न हो रही है, तो प्रक्रिया की यह अवस्था साम्यावस्था कहलाती है। तो दो परस्पर विरोधी प्रक्रिया जब एक बंद वातावरण में समान दर से हो रही है तो यह क्या कहलाएगी, यह जो अवस्था है निकाय की, यह कहलाएगी एक निकाय की अवस्था, साम्यावस्था में कहलाएगी। अब है साम्यावस्था का जैसे कुछ भौतिक प्रक्रम में साम्यावस्था, तो उसी के द्वारा इसी को समझते हैं भौतिक प्रक्रम में साम्यावस्था। इसी से इसको हम लोग परिभाषा को भी समझेंगे और इसी में जो अलग अलग है टॉपिक, जैसे भौतिक प्रक्रम में बहुत सा भौतिक प्रक्रम है, उसमें पहला जैसे है तुमको द्रव है, जैसे द्रव है किसी बर्तन, बंद बर्तन में, और द्रव से क्या बनता है, गैस बनता है, और गैस फिर क्या होता है, तुमको इरिवर्सिबल होगा, तुम गैस भी संघनित होकर द्रव बनता है। एक बंद वातावरण, एक बंद बर्तन में कोई द्रव रख दीजिए, जैसे पानी रख दीजिए, चाहे डीजल रखिए, केरोसिन तेल रखिए, पेट्रोल रखिए, कुछ भी एक बंद बर्तन को उसको बंद कर दीजिए, उसका ढक्कन क्या कीजिए, बर्तन का बंद कर दीजिए, तो एक बंद वातावरण तैयार हो गया। अब इस बंद बर्तन में क्या होगा, द्रव जो होगा तुमको ये वाष्पीकृत होगा। यहाँ पे एक बंद बर्तन है, इसका ढक्कन बंद है, ऊपर से ढक्कन को बंद कर दिया आपने, यहाँ पर कोई भी द्रव को यहाँ रख दिया, तो द्रव जब यहाँ रखेंगे तो ये क्या होगा, वाष्पित होता है, यहाँ पे इसका वाष्प आ जाएगा, यहाँ पर वाष्प आ जाएगा, गैस पर अवस्था में वाष्प आ जाएगा। तो द्रव जो है तुमको वाष्पीकृत होकर के, जिसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन इंग्लिश में कहते हैं, ये गैस रूप में आ जाएगा, वाष्प रूप में आएगा। और जैसे जैसे शुरुआत में तो गैस नहीं रहेगा, द्रव रहेगा, तो द्रव धीरे धीरे वाष्प का मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इसके साथ साथ वाष्प क्या होता है, संघनित होकर के फिर द्रव बनाता है। तो यहाँ दो प्रक्रियाएं इस बंद बर्तन में चालू होगी। एक जो है तुमको इस द्रव का क्या चाहिए, तुम्हारा वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, और दूसरा हो गया इस जो वाष्प बन गया इसका संघनन, दैट इज कंडेंसेशन। और एक समय के बाद शुरुआत में तो वाष्पीकरण की दर तेज होगी, इसलिए ज्यादा वाष्प, धीरे धीरे वाष्प का मात्रा बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वाष्प का मात्रा बढ़ेगा तो उसका जो है तुमको संघनन का दर भी बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा जबकि तुमको क्या होगा, जो वाष्पीकरण जितना होता है, जितना द्रव का वाष्पीकरण होता है, उतना ही वाष्प का संघनन भी प्रारंभ हो जाएगा, दोनों की दर क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो यह जो तुमको है, यह एक साम्यावस्था में आ गया। जब ऐसा हो जाएगा तो यह दोनों एक साम्यावस्था में आ गया। तो यह तुमको समझ में आ गया होगा क्या चीज है साम्यावस्था का। एक उदाहरण के रूप में भी अब परिभाषा भी कुछ समझ में आ रहा होगा, जहां दो परस्पर विरोधी प्रतिक्रिया हुआ, एक वाष्पीकरण और एक संघनन। इस तरह का और उदाहरण फिर अलग अलग विरोधी प्रतिक्रिया है, और दोनों की दर जब समान हो गई तो यह जो निकाय है तुमको द्रव और वाष्प का, यह क्या आ जाएगा, यह बंद निकाय हो गया, और यह तुमको एक साम्यावस्था में आ जाएगी। जैसे इसी को कुछ दो चार लाइन लिख देते हैं। तो द्रव और गैस, जब किसी द्रव को बंद बर्तन में रखा जाता है तो वाष्पीकरण
के कारण वाष्प का निर्माण होता है, यह वाष्प संघनित होकर गैस से द्रव में पुनः परिवर्तित होती है, जब वाष्पीकरण एवं संघनन की दर समान हो तो निकाय साम्यावस्था में आ जाती है, तो निकाय साम्यावस्था में आ जाएगा। तो ये तुमको हो गया एक उदाहरण। एक आध और तुमको भौतिक प्रकरण में तुम्हारे बुक में जो 3-4 उदाहरण दिया उस सबों को जिक्र कर देते हैं। ये तुमको धीरे धीरे समझ में आने लगा साम्यावस्था क्या है, इसका परिभाषा। साम्यावस्था का इंग्लिश में कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो जब दो विपरीत प्रतिक्रियाएं, जैसे यहाँ पर था द्रव से गैस बनना और गैस से द्रव से गैस बनना, दैट इज वाष्पीकरण हो रहा है यहाँ। और वाष्पीकरण किसी भी ताप पर होता है, लेकिन तुमको एक होता है, तुमको कहते हैं हम लोग बॉइलिंग, मतलब कि जिसका बॉइलिंग क्वथनांक, जब क्वथनांक पर होता है तो वो तुमको वहां भी बनता है, लेकिन वाष्पीकरण की प्रक्रिया किसी भी ताप पर होती है। और एक हो गया संघनन। जब दोनों की दर समान हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, ना द्रव का मात्रा घटेगा बढ़ेगा, ना ही वाष्प का उसमें। और ये जब तक बंद नहीं रहेगा निकाय, तब तक क्या नहीं हो पाएगा, संघनन का दर उसके बराबर नहीं हो पाएगा, और साम्यावस्था दूसरा शब्द में कहें तो नहीं आ पाएगा। ये साम्यावस्था प्राप्त करेंगे बंद निकाय का होना जरूरी है। इसी का दूसरा भौतिक प्रक्रम में ही जो हम लोग का है सेकेंड, एक उदाहरण दिया अभी द्रव गैस का। दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं ठोस द्रव का। इसमें क्या होगा, इसमें भी अब उसको पूरा सेंटेंस में लिखना जरूरी नहीं होगा, हम लोग दूसरा उदाहरण लिखते हैं ठोस या द्रव। तो ठोस से द्रव बना दैट इज कहते हैं पिघलना, मेल्टिंग। और द्रव से ठोस का बना दैट इज कॉल्ड हो गया तुमको फ्रीजिंग, जमना। जब दोनों की दर क्या हो जाए, समान हो जाए। ठोस जैसे कि पानी, यहाँ बर्फ है, बर्फ से पानी, बर्फ से के पिघलने की दर और पानी के जमकर बर्फ बनने की दर, दोनों क्या हो जाए, समान हो जाए, तो क्या कर जाएगी, यह प्रक्रिया साम्यावस्था में आ जाएगी। और जाहिर है कि अगर तब जैसे अब देखो बंद निकाय होना क्यों जरूरी है, अगर आप इसको बाहर से वातावरण से अगर बनते बाहर, यहाँ बर्फ है कुछ पानी है, यहाँ बर्फ है पानी का कुछ मिक्सचर है, यहाँ पर बर्फ प्लस पानी है, तो ये अगर बाहर से उष्मा मान लेते हैं कि बाहर का ताप ज्यादा है, तो बाहर से अगर उष्मा ये लेते रहेगा तो बर्फ हमेशा पिघलता, साम्यावस्था आएगा नहीं आपका। तो इसके साम्यावस्था आने के लिए जरूरी है कि इसको बाहर के वातावरण से क्या कीजिए, इसको मुक्त कीजिए, जिससे कि कुछ बर्फ अगर पिघल करके शुरुआत में पानी बन रहा है तो पानी बन जाए, फिर पानी दोनों का दर क्या है, बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर ये बाहर से उष्मा लेता रहेगा हमेशा, तो बर्फ तो हमेशा पिघलते रहेगा, कभी साम्यावस्था क्या ना पाएगा, आ ही नहीं पाएगा इसका। इसलिए इसको क्या करना होगा, बाहर के वातावरण से इसको क्या करना पड़ेगा, हमको हटाना पड़ेगा, और तभी ये साम्यावस्था में आ पाएगा। और अगर बाहर बहुत ठंडा है तो फिर पानी जमते रह जाएगा, फिर साम्यावस्था कभी नहीं आएगा। तो इसको जाहिर है कि बाहर के वातावरण से जब तक हम लोग मुक्त नहीं करेंगे तो ये साम्यावस्था नहीं आ पाएगा। इसमें क्या हुआ, बर्फ ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया का क्या नाम हो गया, ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया, इसको कहेंगे लोग पिघलना। ठोस से द्रव बनने की पिघलना, इसको पिघलना कहते हैं, इंग्लिश में मेल्टिंग। और द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया, द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया, इसका क्या नाम हो गया, इसको जमना, फ्रीजिंग। इसका इंग्लिश हो गया FREEZING, फ्रीजिंग। ये दोनों की दर समान होता है। जब ठोस के पिघलने एवं द्रव के जमने की दर समान हो तो
ठोस एवं द्रव निकाय, द्रव निकाय साम्यावस्था में कही जाती है, साम्यावस्था में कही जाती है, साम्यावस्था में कही जाती है, ये साम्यावस्था में आ जाएगा। दूसरा हो गया। तीसरा जैसे कि है तुमको अब ठोस गैस जैसे ऊर्ध्वपातन होता है, उसमें भी हो सकता है प्रक्रिया, ठोस और द्रव, ठोस से द्रव बनना, इसको क्या कहते हैं, ठोस से द्रव, ठोस से गैस, द्रव तक हो गया तुम्हारा, ठोस से जैसे वाष्प, ठोस से सीधे वाष्प बनना, वाष्प बनना, यह प्रक्रम ऊर्ध्वपातन करता है, सब्लिमेशन इंग्लिश होता है इसका, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाता है। तो ठोस से ठोस से वाष्प बनने की दर और वाष्प से ठोस बनने की दर समान हो जाए। ठोस से गैस बनने की दर बराबर गैस से ठोस बनने की दर, गैस से ठोस बनने की दर, तब क्या हो जाएगा भाई, साम्यावस्था में, तब ये हो गया साम्यावस्था में आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये तुमको तीसरा हो गया। अगर चौथा प्रकरण हम लोग आते हैं, चौथा प्रकरण में आएगा कि जब हम लोग पानी में क्या करेंगे, कोई चीज को, पदार्थ को डालते हैं हम लोग, तो वह क्या होने लगता है, तुमको एक उसका क्रिस्टल बन जाता है। तो पानी में तुमको जब कोई पदार्थ को डालेंगे तो उसका क्रिस्टल बन जाएगा। तो क्रिस्टल जो तुमको बनता है, उस क्रिस्टल को क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे पानी में डालेंगे तो पिघलने लगेगा, क्रिस्टल है पिघलने लगेगा, ऐसा हो। ठोस को द्रव में डाल करके उसको पानी में डालना या द्रवीकृत करना, घुलाना जिसको कहते हैं। तो हम लोग आप देखेंगे विलयन, विलेयता भी इसको कह सकते हैं। चौथा विलेयता, विलयन मतलब जब किसी ठोस को विलायक में डाला जाता है तो ठोस के द्रव में घुलने की दर, द्रव में घुलने की दर एवं द्रव से ठोस के क्रिस्टलीकृत होने की, क्रिस्टलन भी कह सकते हैं, क्रिस्टलीकृत होने की दर समान होने पर यह प्रक्रिया साम्यावस्था में कही जाती है, साम्यावस्था में कही जाती है। इसी तरह से जब तुमको ये जो विलेयता है, तुमको जैसे ठोस को यहाँ पर, जैसे कि तुमको एक द्रव है, एक बर्तन हो गया, इसमें कोई ठोस पदार्थ को डाल दिए, जैसे कि नमक है, इसका क्रिस्टल डाल दिए, ये कुछ क्रिस्टल इसमें घुलने लगेगा, जैसे शुरुआत में डालेंगे तो घुलते रहेगा, तो घुलने का दर ये घुल रहा है इसमें, और फिर इसमें जो घुल गया, जैसे नमक घुल गया आपका, फिर धीरे धीरे अगर इसका क्या होगा, जैसे मात्रा ज्यादा हुआ, नमक डाल दिए, तो इस जो नमक चला गया पानी में, द्रव में मिल गया इसका, वह द्रव भी धीरे धीरे क्रिस्टलीकृत होता है। वह ठोस भी धीरे धीरे क्या होगा, द्रव से बाहर निकल करके क्रिस्टल बनाएगा। और इस तरह से जहां दो प्रक्रिया, एक तो जो ठोस है वह किस में जाएगा, द्रव में बदलते रहेगा, और द्रव जो है तुमको शुरुआत में क्या होगा, जब संतृप्त विलयन नहीं बनेगा, जैसे शुरुआत में जब घोलते जाएगा तो धीरे धीरे खाली घुलाते ही जाएगा, ऐसा लगेगा आपको। तो उस समय जो है तुमको घुलने की दर ज्यादा है और क्रिस्टलीकृत होने की दर कम है, इसलिए नेट हमको दिख रहा है कि क्या है, तो साम्यावस्था में नहीं आया, तो वो घुलते जाएगा। लेकिन एक समय के बाद अगर हम डालना इसमें जारी रखेंगे तो धीरे धीरे एक समय के बाद संतृप्त हो जाएगा और नहीं घुला पाएगा। जैसे ज़्यादा डालेंगे धीरे धीरे पेनी बैठे, तो क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो डायरेक्ट डालते हैं वो पेनी में आता, ऐसा नहीं होता है। यह जो हम लोग डाले वह भी बिलियन में जाते रहता है, और बिलियन वाला जो है वह निकल के क्या होता रहता है, ठोस बनते रहता है। मतलब दोनों प्रक्रियाएं चलती रहती है। यह स्टैटिक नहीं होता, डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब है कि दोनों प्रक्रियाएं चल रही है, ठोस का तुमको द्रव में घुलना और घुले हुए ठोस का द्रव फिर से क्रिस्टलीकृत होना। यह दो प्रक्रियाएं क्या करेंगी, जब एक समान रेट से चलने लगेंगी तो यह साम्यावस्था में आ
इसी तरह से तुम कह सकते हो जैसे गैस को घुलाएं, गैस को जब किसी विलायक में घुलाया जाता है तो कुछ समय पश्चात यह प्रक्रिया भी साम्यावस्था में आ जाती है। जैसे अभी तुमको मतलब की जानते हैं, जैसे उदाहरण के अभी पानी है, तो ऑक्सीजन गैस इसमें घुला हुआ ही रहता है, लेकिन जितना ऑक्सीजन गैस अभी ऑक्सीजन में हवा जैसे ऑक्सीजन गैस इसमें घुला हुआ है, तो उसी से सांस लेता है तुमको, जो मछली वगैरह है या कोई भी जलीय जीव है, तो वह जो पानी है तुमको उसमें ऑक्सीजन जा भी रहा है, घुल भी रहा है एक नियत दाब पर, और उसमें जो ऑक्सीजन है वह धीरे धीरे बाहर भी निकल रहा है। तो इस प्रकार से यह दोनों प्रक्रियाएं क्या हो जाती है, साम्यावस्था में आ जाती है। यह दोनों प्रक्रियाएं का दर क्या हो जाएगा, जब समान हो जाएगा तो यह कहेंगे कि यह साम्यावस्था में आ जाए। इस साम्यावस्था का मतलब समझ में आ गया, भौतिक प्रक्रिया में साम्यावस्था का कुछ मतलब उदाहरण के द्वारा इसको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जैसे है इसके कुछ अभिलक्षण हैं। अब देखो साम्यावस्था एक बार जब बन गई, लेकिन अब उसमें मान लेते हैं किसी कारक को उसमें परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे एक साइड में एक क्वेश्चन है तुमको, उसके आधार पर ऐसे प्रश्न देकर डील कर देते हैं। एक क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके आधार पर उदाहरण इस पर प्रश्न नहीं है। तो जैसे कि एक प्रश्न इस ढंग से दिया जा सकता है, क्वेश्चन, किसी बंद बर्तन में द्रव एवं उसके वाष्प साम्यावस्था में है, उसके बर्तन के आयतन को परिवर्तित करने पर क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन होगा। क्या प्रश्न है तुमको, एक बंद बर्तन लिया गया, उसका आयतन तो यहाँ पिस्टन वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पिस्टन लगा, पिस्टन पर आगे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये पिस्टन से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर देंगे। ये पिस्टन है, ये पिस्टन को जब खींच देंगे ऊपर तो क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगा। इसको नीचे दबा देंगे तो आयतन घट जाएगा। यहाँ पर एक द्रव रखा हुआ है, द्रव और इसका वाष्प बना हुआ है। यहाँ पर क्या बना हुआ है, इसका वाष्प बना होगा। ये दोनों क्या आ गया, साम्यावस्था में आ चुका है, ऐसा प्रश्न करता है। मतलब इसके उड़ने की दर, इसके जमने की दर बराबर हो चुकी है। अब क्या किया, इस पिस्टन को मान लो किसी ने ऊपर खींच दिया, तो आयतन बदल जाएगा इसका। तो प्रश्न यह है कि साम्यावस्था का क्या, अब साम्यावस्था रहेगा या नहीं रहेगा, क्या इसको कहा है, क्या इसका विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है आपका प्रश्न है कि पहले तो साम्यावस्था में है दोनों की दर, द्रव के वाष्पीकृत होने की दर और गैस के संघनित होने की दर बराबर है। लेकिन एकाएक जब इसका आयतन को बढ़ा देगा, तो आयतन जब बढ़ जाएगा तो ज्यादा जगह हो जाएगा, तो ये जो वाष्प है तो इसमें तो कम पड़ जाएगा, इसका जो वाष्प दाब है घट जाएगा। इसका वाष्प दाब जब कम हो जाएगा तो इसका संघनन का दर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आयतन बढ़ेगा तो दाब उसका घटेगा, दाब घटेगा तो उसका संघनन का रेट क्या हो जाएगा, मतलब कम। जैसे पूरा एरिया को संघनित करना, पूरा एरिया को सैचुरेट करना है, तो आपका तो जगह बढ़ गया तो ऑटोमेटिक है कि वाष्प उस दर से संघनित नहीं होगा। दूसरे शब्द में कहें, इसका साम्यावस्था क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। साम्यावस्था इसकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और वाष्पीकरण की दर पहले क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और संघनन की दर क्या हो जाएगी, उस समय कम हो जाएगी, जैसे ही आयतन को बढ़ाएंगे। लेकिन जब दर बराबर होगी, इसके बाद क्या होगा कि वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, तो एक ऐसा फिर समय आएगा कि फिर दोनों का दर क्या कर लेगा, बराबर, क्योंकि वाष्पीकृत होते जाएगा तो वाष्प का संख्या मात्रा बढ़ता जाएगा। तो फिर एक ऐसा परिस्थिति आएगा कि फिर से क्या हो जाएगा, वह नई साम्यावस्था को क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। और उस समय जो उसका वाष्प दाब है पहले के वाष्प दाब के ही बराबर हो जाएगा, बशर्ते कि ताप में अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो मतलब क्या हुआ, इसका जवाब यही हुआ कि आयतन परिवर्तित करने पर, इसका जवाब अगर लिखना चाहे, आयतन परिवर्तित करने पर साम्यावस्था भंग हो जाएगी। साम्यावस्था पहले भंग हो जाएगी, लेकिन कुछ समय पश्चात पुनः साम्यावस्था
पुनः साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। जब वाष्प दाब फिर से क्या है, समान हो जाएगा। ये तुमको ये इसका हो गया उदाहरण। तो ये हो गया तुम्हारा इसका जो है तुमको रीजन हो गया, वाष्प दाब बदल जाएगा। तो ठीक है इसका, तो इसका मतलब कारण समझ में आ गया कि इसका जो है दाब क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा दाब इसका बदल जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम, मतलब कि जब कम होगा तो उसका जो है तुमको साम्यावस्था बिगड़ेगा और उसके बाद साम्यावस्था पुनः स्थापित होगा। और जब वाष्प दाब पुनः क्या होगा, ताप बराबर है, वाष्प दाब को बराबर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब है तुमको जैसे कि भौतिक प्रक्रम में साम्यावस्था का कुछ अभिलक्षण है, तुमको 3-4 पॉइंट दिया हुआ है तुम्हारे ग्रुप में, उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर तब रासायनिक प्रक्रम में साम्यावस्था पर हम लोग जाएंगे। भौतिक साम्यावस्था के अभिलक्षण। तो पहला तो अभिलक्षण यह है जैसे कि यह बंद निकाय में ही होता है और साम्यावस्था में तुमको क्या हो जाता है, दोनों परस्पर प्रतिक्रियाओं की दर समान होते हैं। इसको पॉइंट वाइज करके लिख लेते हैं। भौतिक प्रक्रम में साम्यावस्था के अभिलक्षण अवस्था के अभिलक्षण। पहला, भौतिक प्रक्रम में साम्यावस्था। भौतिक प्रक्रम में साम्यावस्था बंद निकाय में ही संभव है, बंद निकाय में ही संभव है। मतलब कि ओपन सिस्टम होगा जिसमें कि ताप मतलब कि उष्मा और अगर द्रव्यमान का आवागमन होगा तो उसमें नहीं हो पाएगा। दूसरा नंबर, साम्यावस्था में परस्पर विरोधी प्रतिक्रिया की दर समान होती है। इसलिए यह एक गतिक साम्यावस्था है। यह एक गतिक साम्यावस्था है। गतिक मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम है। यह गतिक साम्यावस्था है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। दूसरा हो गया। तीसरा, यह गतिक साम्यावस्था डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। तो ये तुमको हो गया। तीसरा है तुमको डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। तीसरा नंबर है गतिक साम्यावस्था का क्या मतलब है कि रुका हुआ नहीं रहता, बल्कि दोनों प्रक्रियाएं चलती रहती है। लेकिन यही होता है दोनों की दर समान होती है, तो किसी उसमें मापने योग्य सभी भौतिक राशियों के मान समान होते हैं। तो इसमें लिखते हैं साम्यावस्था में मापने योग्य भौतिक राशियों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है। मतलब कि इसको ऑब्जर्व करेंगे तो लगेगा सब चीज बिल्कुल स्टैटिक है, मतलब कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। और साम्यावस्था कब कितना देर के बाद स्थापित होगा वह पता चलता है कितना निकाय तक उसका जाता है। तो खैर ये तीन ही इंपॉर्टेंट हुए। तो ये तुमको भौतिक अवस्था के क्या है, तुमको कुछ अभिलक्षण को लिखा गया। अब है इसके बाद लिखते हैं हम लोग रासायनिक प्रक्रिया में साम्यावस्था की बात करते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया में मेरे से भौतिक प्रक्रिया में साम्यावस्था की हम लोगों ने चर्चा की। अब रासायनिक प्रक्रिया में साम्यावस्था का चर्चा करते हैं। रासायनिक प्रक्रिया में भी दो तरह का प्रतिक्रिया होता है। एक ही प्रतिक्रिया में अभिकारक जो होते हैं, प्रतिकारक जो होते हैं, कुछ प्रतिफल बनाते हैं, और उल्टी प्रतिक्रिया जो इसको हम लोग अग्रिम प्रतिक्रिया कहेंगे। अग्रिम प्रतिक्रिया, फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब प्रतिफल जो बना वह अगर पुनः क्या करने लगे, प्रतिकारक को बनाने लगे, इसको उल्टी प्रक्रिया कहेंगे। तो एक ही प्रतिक्रिया जिसको उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया भी कहते हैं, जब दोनों दिशा में जो प्रतिक्रिया होती है उसे हम लोग उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया भी कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन।
तो रासायनिक समव्यवस्था की बात करते हैं। रासायनिक प्रक्रम में साम्यावस्था रासायनिक प्रक्रम में समवस्था। रासायनिक प्रतिक्रिया में प्रतिफल होता है। प्रतिफल एक तरफ प्रतिकारक होता है, इसको रिएजेंट कहते हैं। रिएजेंट, इससे क्या बनता है तुमको? प्रतिफल, प्रोडक्ट उसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको प्रोडक्ट। तो प्रतिकारक जो होता है, हमको प्रतिकारक क्या बनाता है? प्रतिफल बनाता है। तो इसको अग्रिम प्रतिक्रिया कहेंगे, जो बाएं से दाईं ओर जा रही है, जो बाएं से दाएं ओर जा रही है। और जब प्रतिफल जो है तुमको प्रतिकारक का निर्माण करने लगेगा तो इसको हम लोग उल्टी प्रतिक्रिया कहेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन। और यह दाईं से बाईं ओर चलेगी। तो पहले तो यह तुमको यहां भी दो प्रक्रिया, दो परस्पर विरोधी प्रतिक्रिया हो गया, जो कि एक प्रतिफल से प्रतिकारक से प्रतिफल बनना और प्रतिफल से प्रतिकारक बनना। और समव्यवस्था का मतलब यह समझ में आएगा, जब दोनों के बनने की, जब प्रतिकारक से प्रतिफल के बनने की दर मतलब अग्रिम प्रतिक्रिया की दर और प्रतिफल से प्रतिकारक बनने की दर उल्टी प्रतिक्रिया की दर, जब दोनों क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, तो यह क्या आ जाएगी? रासायनिक समव्यवस्था में आ जाएगी। यह प्रक्रम समव्यवस्था में आ जाएगी, जिसको हम लोग रासायनिक समव्यवस्था कह सकते हैं। यह रासायनिक समव्यवस्था स्थापित हो सकती है, जो कि हो जाती है जाकर के। कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया है तो वह तुमको उत्क्रमणीय है, तो वह क्या हो जाएगा? एक न एक समय में समवस्था में आ जाएगा वातावरण के साथ उसके। तो जैसे क्या होगा, इसको अगर लिखना चाहें, प्रतिकारक अग्रिम प्रतिक्रिया। अग्रिम प्रतिक्रिया का मतलब हो गया क्या चीज? अग्रिम प्रतिक्रिया किसको कहे? इसको भाषा के वजह से लिखते हैं अग्रिम प्रतिक्रिया। प्रतिकारक से प्रतिफल बनना, प्रतिकारक से प्रतिफल बनना, इसको कहते हैं हम लोग बाईं से दाईं, बाईं से दाईं, बाईं से दाईं ओर जाना। अब है गया अग्रिम प्रतिक्रिया। अग्रिम प्रतिक्रिया इंग्लिश जानने में इंटरेस्टेड हो, फॉरवर्ड रिएक्शन, FORWARD, फॉरवर्ड। उल्टी प्रतिक्रिया, उल्टी प्रतिक्रिया किसको कहेंगे? प्रतिफल से प्रतिकारक बनना, प्रतिकारक बनना, ये उल्टी प्रतिक्रिया होगी। और किधर से चलाई? दाईं से बाईं, दाईं से बाईं ओर, राइट टू लेफ्ट, बाईं ओर। तो ये तुमको इसका उल्टी प्रतिक्रिया का इंग्लिश रहेगा बैकवर्ड, ये हो गया बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये तुमको एक हो गया। अब समवस्था में क्या होगा? जब अग्रिम प्रतिक्रिया की दर, ये तुमको यहां से, जब अग्रिम प्रतिक्रिया की दर और उल्टी प्रतिक्रिया की दर जब समान हो जाएगी, तो यह रासायनिक प्रतिक्रिया समवस्था में आ जाएगी। कहते हैं जब या अग्रिम प्रतिक्रिया जब, अच्छा लिखिए बाकी में लिख देते हैं, जब अग्रिम प्रतिक्रिया की दर, अग्रिम प्रतिक्रिया की दर एवं उल्टी प्रतिक्रिया की दर, उल्टी प्रतिक्रिया की दर समान हो, तो रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया समवस्था में कही जाती है, साम्यावस्था में कही जाती है। रासायनिक प्रतिक्रिया समवस्था में कही जाती है। रासायनिक प्रतिक्रिया किसमें कहा जाएगा? समवस्था में कहा जाएगा। तो ये समवस्था में कहा जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया रासायनिक प्रतिक्रिया समवस्था में। अग्रिम प्रतिक्रिया से उल्टी प्रतिक्रिया, मतलब दो प्रतिक्रिया हो गई, अग्रिम प्रतिक्रिया बराबर उल्टी प्रतिक्रिया, और अग्रिम प्रतिक्रिया की दर उल्टी प्रतिक्रिया की दर के समान हो गई, तो रासायनिक समवस्था स्थापित हो जाएगा। इसी में एक है द्रव्यमान कार्य का नियम, कहते हैं कि दर निर्भर किस पर करता है। अब इसी रासायनिक समवस्था में एक है तुमको द्रव्यमान कार्य का नियम, मतलब दर किस पर निर्भर करता है। अग्रिम प्रतिक्रिया का दर जो होता है तुमको, जो अग्रिम प्रतिक्रिया का दर है वो प्रतिकारक के सामने पर निर्भर करता है, और उल्टी प्रतिक्रिया की दर प्रतिफल के सामने पर निर्भर करेगा। तो सांद्रण का मतलब हो गया उसका, जैसे द्रव्यमान बटे आयतन, चाहे दाब हो गया, इन सबों पर निर्भर करता है। जितना अधिक तुमको उसका मात्रा है, उसके आधार पर क्या होता है, उसका रेट तय होता है। और इसका जो इसके जो
रासायनिक प्रतिक्रिया का वेग वगैरह के बारे में हम लोग जो क्लास 12 में एक अध्याय पढ़ेंगे हम लोग, इसका नाम था रासायनिक गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, एक अध्याय है तुम्हारे क्लास 12 में। तो क्लास 12 का जब भौतिकी और रसायन पढ़ोगे तो उसमें रासायनिक गतिकी करके इसके दर का अध्ययन करने के लिए एक अलग से अध्याय है। लेकिन अभी जो हम लोग के जो इतना काम की बात है उसमें हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन इसका जो रासायनिक प्रतिक्रिया की वेग दर के बारे में इसका एक अध्याय है रासायनिक गतिकी, जो क्लास 12 में इसका और विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे। तो अभी जितनी तक जानकारी की बातें हैं उसका चर्चा भी होगा समयावस्था में। द्रव्यमान कार्य का नियम, द्रव्यमान कार्य का नियम, लॉ ऑफ एक्टिव मास, लॉ ऑफ एक्टिव मास, सक्रिय कार्य, सक्रिय द्रव्यमान कार्य का नियम, सक्रिय द्रव्यमान का नियम, कार्य हटा भी सकते हैं यहां से, इसका हिंदी कर दो सक्रिय द्रव्यमान का नियम, इसका बदल देते हैं सक्रिय द्रव्यमान का नियम, ये कर दो, या पिंड कार्य का नियम भी कहते हैं इसको, नाम भी रहता है इसको द्रव्यमान पिंड का नियम, इस नाम से भी सबको जाना जाता है। तो इसका क्या कहना होता है, किसी प्रतिक्रिया की दर, किसी प्रतिक्रिया की दर, किसी प्रतिक्रिया दर उसके अग्रिम प्रतिक्रिया दर कर देते हैं इसको, फिर से इसको किसी की जगह क्या कर लो यहाँ पर, इसको काफी फिर से देते हैं अग्रिम प्रतिक्रिया। यहाँ दो तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही है ना, किसी प्रतिक्रिया का यहाँ पर दरअसल एक अग्रिम प्रतिक्रिया अलग से एक शब्द है, उल्टी प्रतिक्रिया एक अलग शब्द है, जरा दोनों को क्लियर अलग से कर लेते हैं। चलिए, अग्रिम प्रतिक्रिया की दर, अग्रिम प्रतिक्रिया की दर प्रतिकारकों के समांतरणों के समानुपाती होती है तथा उल्टी प्रतिक्रिया की दर, उल्टी प्रतिक्रिया की दर प्रतिफलों के सांद्रण के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो ये तुमको जो है दोनों का, तो अब जैसे कि तुमको साम्यावस्था में जब आएगा तो यही तुमको द्रव्यमान कार्य का नियम हो गया, लॉ ऑफ एक्टिव मास। तो जैसे कि एक उदाहरण के रूप में हम लोग ने ए मतलब कि ए प्लस बी, अच्छा तो इसको ए प्लस क्या बन गया बी, इससे बन गया सी प्लस डी, सी प्लस डी। अब इसको संतुलित करेंगे तो मानते हैं डी में स्मॉल डी से संतुलित कर दिए, सी में स्मॉल सी लगा दिए संतुलित में, बी में क्या लगा देंगे हम लोग स्मॉल बी लगा दो, और ए में क्या लगा दो यहाँ पर संतुलन में स्मॉल ए, संतुलन जैसे करते हैं दूसरी एक जो लगाते हैं वही हो गया। तो ये तुमको अग्रिम प्रतिक्रिया की दर जो होगी, इसमें अग्रिम प्रतिक्रिया दर जाहिर है कि ए बी प्रतिकार, बड़ी कैपिटल ए कैपिटल बी प्रतिकारक हुआ, तो अग्रिम प्रतिक्रिया की दर, अग्रिम प्रतिक्रिया की दर ये समानुपाती होगा सांद्रण, इसका मतलब इसका सांद्रण ए का सांद्रण, इस पर पावर ए डालेंगे, जितना बैलेंस में रहेगा उसको पावर डालेंगे, उस पर बी पर पावर बी, और तो आर एफ का है अग्रिम प्रतिक्रिया आर एफ रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर समानुपाती रहेगा, के एफ का देंगे इसको, इसका नियतांक आएगा ए पर पावर ए और बी पर पावर बी। समीकरण 1, जहां ए ब्रैकेट में निकल के जो ये है बी क्रमशः ए तथा बी के सांद्रण, सांद्रण मतलब कितनी मात्रा है इसको दिखाने के, जैसे कि मोलरता होता है, तुमको बाष्पदाब हो गया, ये सब सांद्रण के प्रकार होते हैं जिसको व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे उल्टी प्रतिक्रिया का दर, उल्टी प्रतिक्रिया की दर, उल्टी प्रतिक्रिया की दर समानुपाती क्या हो जाएगा इसमें, जैसे अभी के थे सी पर पावर सी ब्रैकेट में घेर के सांद्रण के लिए आई बी पर पावर डी, तो आर बी कर देते बैकवर्ड के लिए, इसमें के बी अगर बी फॉर बैकवर्ड, सी टू दी पावर सी और डी पर पावर डी, इसको दूसरा बताया सी एवं डी
क्रमशः सी एवं डी के समग्रण है। समग्रण है मतलब मोलर का वैज्ञानिक जल्दी व्यक्त कर सकते हैं, उसका हम चर्चा करेंगे। तो किसी भी व्यक्त करेंगे, समग्रण व्यक्त करने की बहुत सी विधि है, उसके आधार पर साम्यावस्था स्थिरांक भी बदल जाता है, स्थिरांक बदलता है। तो अब जब साम्यावस्था आएगा तो साम्यावस्था में क्या होगा, साम्यावस्था की दोनों प्रतिक्रिया के दर हो गए। अब है कि दोनों जब साम्यावस्था, रासायनिक साम्यावस्था की स्थिति में दोनों की दर क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो एक और दो समीकरण का क्या होगा, रेट बराबर हो जाएगा। उससे हम लोग बराबर कर देंगे, लोग तो नोट कर लिया होगा, इसको बराबर करके लिख देते हैं। रासायनिक साम्यावस्था में रासायनिक साम्यावस्था में अग्रिम प्रतिक्रिया की दर बराबर उल्टी प्रतिक्रिया की दर। अग्रिम मतलब kf इंटू ए पर पावर ए और b पर पावर b बराबर kd c पर पावर c और d पर पावर d। अब ये हो जाएगा kf बटे kb बराबर c पर पावर c और d पर पावर d बटे a पर पावर a और b पर पावर b। kf बटे kb जो होगा, तुमको ये नियतांक है, इसको हम लोग k करते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, k बराबर k बटे kb को k कहेंगे। k बराबर क्या है, c टू d, c का साधारण पावर c, d का साधारण पावर d और a का साधारण पावर a, b का साधारण पावर b। तो ए बी सी डी हो गया। जैसे एक अगर कोई प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है ए बी प्लस सी, इससे बन गया सी प्लस डी। इसका मतलब कैसे याद रखना है साम्यावस्था, पहले दाहिना साइड पर लिखा होगा सी डी, जितना बैलेंस बनेगा उसको पावर डाल देगा, बटा में फिर बाया साइड, ये साम्यावस्था स्थिरांक रहेगा। के क्या कहता है तुमको, के को कहेंगे लोग, के को साम्यावस्था स्थिरांक, साम्यावस्था के का मान साम्यावस्था स्थिरांक होता है। के को साम्यावस्था स्थिरांक अंग्रेजी में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। साम्यावस्था स्थिरांक इंग्लिश हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे सांद्रण व्यक्त करने के अलग अलग मतलब क्या कहते हैं मात्रक है। जैसे मोलरता बहुत कॉमन है, मोल प्रति लीटर, तो उसके आधार पर करोगे तो इसको मतलब नियत आयतन पर हो गया। नियत आयतन पर अगर व्यक्त करेंगे तो इसको कहेंगे हम लोग, जब नियत आयतन पर अगर सांद्रण को हम लोग मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं तो यह तुमको एक सांद्रण का अलग नाम हो जाएगा। जब दाब अगर नियत रहेगा तो उसके लिए सांद्रण का जो इसका दाब के रूप में व्यक्त करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साम्यावस्था स्थिरांक का नाम बदल जाएगा। उसमें साम्यावस्था स्थिरांक तो रहेगा ही, नियत दाब पर साम्यावस्था स्थिरांक कह दीजिएगा, तब नियत आयतन पर हो सकता है। इस तरह से अलग अलग सांद्रण को व्यक्त करने के आधार पर क्या होगा, इसका मान अलग अलग होगा। तो इसी बात को हम लिख सकते हैं, जब सांद्रण मोल प्रति लीटर ब्रैकेट में मोलरता भी कहते हैं, मोल प्रति लीटर का मतलब मोलरता में व्यक्त हो तो साम्यावस्था स्थिरांक को केसी से निरूपित किया जाता है, केसी से निरूपित किया जाता है। तो ये तुमको साम्यावस्था में केसी लिख लेंगे जब मोल प्रति लीटर में व्यक्त करेंगे सांद्रण को। और दाब में जब रहेगा, दाब केपी हो गया, जब दाब में केपी गैस का आंशिक दाब, गैस का दाब के रूप में। तो इसकी चर्चा इस सब का खैर अभी करेंगे। तो केपी केसी सब तुमको साम्यावस्था स्थिरांक अलग अलग प्रकार का हो जाएगा। और जब साम्यावस्था में रहेगा तब जैसे तुमको कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जो कि एनसीईआरटी का पहला उदाहरण हम लोग का आ सकता है, इससे तुमको और ये स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण दिया हुआ है, देखो किताब में 500 केमिकल N2 था, H2 से NH3 कर लिया। N2 प्लस कितना बैलेंस किया हुआ होगा, कितना N2 प्लस 3H2, हाँ N2 प्लस 3H2 से 2NH3, हाँ 2NH3 प्लस, हाँ लिखते हैं। तो एनसीईआरटी का
उदाहरण साम्यावस्था अध्याय का तुमको है 1 नंबर उदाहरण है, साम्यावस्था अध्याय का उदाहरण 1। तो साम्यावस्था उदाहरण का उदाहरण 1 में तुमको एक प्रतिक्रिया दिया हुआ है N2 गैस प्लस 3H2 गैस से बन गया तुमको 2NH3 गैस। तो इसका कहता साम्यावस्था स्थिरांक क्या होगा। साम्यावस्था स्थिरांक जो बताए थे, जिसको केसी भी लिखेंगे, जब मोल प्रति लीटर में तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया जाए साम्यावस्था स्थिरांक केसी बराबर क्या भी बताए थे। पहले दाहिना साइड लगा लिखेंगे, तो NH3 है दाहिना साइड में, NH3 और इस पर कितना है 2 संतुलन में, जिसको पावर 2 कर लीजिए बटे फिर प्रतिकारक वाला नीचे आता है N2 का सामना, उसमें कोई पावर नहीं है तो नहीं लिखेंगे पावर। H2 का सामना, इस पर कितना पावर, देखो संतुलन में 3 तो 3 पावर हो गया। अब तो प्रश्न में इसका मान दिया हुआ है, तुम्हारे प्रश्न में इसका मान दिया हुआ कितना है, NH3 का सामना कितना है, NH3 का 1.2 1.2 खाली 1.2 into 10 power minus 2 माइनस टू का होल स्क्वायर बटे N2 का बोलो 1.5 into 1.5 गुना 10 power minus 2 हाँ गुना फिर हाइड्रोजन का बोलो 3 into 10 power minus 2 पर होल क्यूब हो गया। आंसर कितना आ जाएगा, हल करके 1.06 गुना 10 power 3 10 पर 3 ये हो गया, मतलब केसी का मान हो गया। देखो बहुत आसान था, जो कहीं बताए थे सूत्र उसी पर ही बैठा दिया गया डायरेक्ट। साम्यावस्था में सौंदर्य क्वेश्चन दिया हुआ है, साम्यावस्था में सौंदर्य दिया हुआ है, इसलिए क्या हुआ तुम्हारा डायरेक्ट बन गया है। उसका जो मान रख दिया गया, तो व्यंजक लिखने के पहले सीख लेना है, यही सीखने के लिए प्रश्न था कि कैसे, जैसे कहीं बता रहे थे NH3 जैसे में 2 है, NH3 का होल स्क्वायर हो गया। पहले दाहिना साइड में ऊपर लिखना है, बायां को नीचे लिखना है, और जितना बढ़ता है तुमको संतुलन में जितना रहेगा उसको पावर में डालना है, यही सीखना था। जो बताया था तुमको उसी का प्रयोग करके बन गए, उसका जोड़ घटा कर लेगा गुना। 1 नंबर में दूसरा क्या है, 800 केल्विन का अभिक्रिया N2 गैस लिखते हैं तुरंत, फिर इसी व्यंजक पाई पढ़ लो पूरा पढ़ लो। O2 गैस 2 and मैं प्रतिक्रिया लिखेंगे बाद में आगे। के लिए साम्यावस्था संबंध निश्चित है। N2 साम्यावस्था स्थिरांक फिर दे दिया, क्या निकालना है साम्यावस्था स्थिरांक, केसी का मान क्या होगा। ठीक है वही चीज है, फिर कोई सेम ही चीज है, उसको फिर से अलग से देखेंगे, इसको फिर से बता रहे हैं। NCERT उदाहरण 2, इसमें काफी उदाहरण और एक्सरसाइज में प्रश्न है, तो देखो तुम्हारा प्रतिक्रिया होगा N2 गैस प्लस O2 गैस, N2 गैस प्लस O2 गैस से बन गया 2NO गैस, हाँ गैस 2NO गैस NO गैस। इसका केसी क्या आ जाएगा, काफी आसान है, तुम लोग अब अपने से बना भी पाओगे। NO का होल स्क्वायर, इसमें 2 पावर है, इसलिए पावर में चला गया, और बायां साइड में कोई पावर नहीं है, तो N2 का मान और O2 का मान बोलो। NO का मान कितना है 2.8 into 10 power minus 3 का होल स्क्वायर बाय N2 का मान बोलो। N2 का 3 गुना 10 power minus 3 O2 का मान बोलो। 4.2 गुना 10 power minus 3 आंसर क्या होगा 0.622 622 हो गया। तब यही उत्तर है, केसी का मान हल कर लो। काफी आसानी सा बात था, दोनों प्रश्न एकदम बिल्कुल एक जैसा है, तुमको खाली व्यंजक लिखने के लिए सिखाया गया केसी का, तो केसी का। अब इसमें यह हो सकता है कि जो व्यंजक है अगर तुमको समझ में नहीं हो, तब इस व्यंजक को हम लोग केसी नहीं कहते क्यूसी कहते हैं। देखो अब जैसे कि एक हो सकता है, इसी में देख लेते हैं, जब प्रतिक्रिया साम्यावस्था में 9 उदाहरण हो गया था। अब थोड़ा सा चर्चा करते रहे इसको, बस समाप्त करेंगे इस लेक्चर को। थोड़ा सा एक टॉपिक एक चीज और बता रहे हैं, क्यूसी एवं केसी, ऐसा करके एक हम लोग देख लेते हैं। क्यूसी कभी लिखा जाता है, कभी केसी, क्या है क्यूसी एवं केसी, ऐसा एक हेडिंग छोटा सा समझाते हैं इसको। देखो अभी हम लोग जो प्रतिक्रिया लिखे थे A प्लस बी से बन गया C प्लस डी, संकलित भी इसको कर दिया गया C प्लस डी। अब इसका जो है तुमको सांद्रण का अनुपात लिखते हैं, जैसे कि तुमको QC बराबर लिखेंगे C पर पावर C और D पर पावर D बटे A पर पावर A, B पर पावर B। तो ये जो तुम्हारा हो गया, इस जैसे देखो आप जब प्रतिक्रिया सांद्रण में साम्यावस्था में नहीं है, तब जो है यह साम्यावस्था में रहेगा QC पर KC, इसको लिख देते हैं, इसको KC लिख देंगे। जब साम्यावस्था में, जब सांद्रण साम्यावस्था में क्या, जब सांद्रण साम्यावस्था में
या तो जब साम्यावस्था में साधन देंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जब साम्यावस्था में साधन देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जब प्रतिक्रिया चले दोनों का रेट बराबर नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो उस समय जो तुमको उसमें तो साम्यावस्था में आएगा नहीं, जैसे अभी चल रहा है इसका मान इतना है, इसका मान 1 मोल है, इसका 2, इसका 3, इसका 4 कुछ भी है, और अभी साम्यावस्था प्राप्त नहीं किया, तो अब तो साधन दिया तो उसमें केसी का मान क्या नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका तो साधन आया ही नहीं। लेकिन इस व्यंजक का नाम हम लोग मान तो निकाल सकते हैं, कुछ नहीं आएगा। तो अगर क्यूसी तुम्हारा जो है बड़ा हो जाए केसी से, क्यूसी अगर बड़ा है केसी से, मतलब क्यूसी बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला ज्यादा हो गया, तो इसमें जो है अग्रिम प्रतिक्रिया की उल्टी प्रतिक्रिया की दर क्या है, ज्यादा। तब उल्टी प्रतिक्रिया की दर ज्यादा है, तभी ना उल्टी प्रतिक्रिया तुमको भी उल्टी प्रतिक्रिया साधन ज्यादा है केसी से, तो उल्टी प्रतिक्रिया की दर अधिक होगी। उल्टी प्रतिक्रिया की दर अग्रिम से अधिक है, अग्रिम से अधिक है, तभी तुम क्यूसी तुमको क्या भाई ऊपर वाला ज्यादा है अभी, मतलब कि अग्रिम वाला ज्यादा रेट से चल रहा हो। और अगर तुमको क्यूसी लेस देन केसी होगा तो अग्रिम प्रतिक्रिया की दर उल्टी प्रतिक्रिया की दर से अधिक, उल्टी प्रतिक्रिया की दर से अधिक है। मतलब कि अगर ये तुमको अभी जो है तुमको क्यूसी का मान कम आ रहा है, अभी और प्रोडक्ट का बनना क्या है, जारी, इसका मतलब इसका मान कम आएगा। इस बात से पता चलता है कि प्रतिक्रिया बाईं से दाईं ओर चल रही है ज्यादा तेजी से, या दाईं से बाईं ओर। प्रतिक्रिया चलती है दोनों तरफ, साम्यावस्था में दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन इसका मान के आधार पर, कैलकुलेशन के आधार पर भी अगर देख लेंगे क्यूसी बड़ा है तो इसका मतलब है कि उल्टी प्रतिक्रिया का दर ज्यादा है, क्यूसी छोटा है तो जैसे किसी भी समय साधन दिया जाएगा तो इस व्यंजक को हम लोग क्यूसी कहेंगे, और दोनों बराबर है तो इसका मतलब साम्यावस्था में। तो तीनों ये चीज क्या हो सकता है, जब साम्यावस्था में अगर साधन दीजिएगा, जैसे अभी जो दोनों प्रश्न था हमारा साम्यावस्था का ही साधन दिया हुआ था तो केसी ही हो गया है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होंगे, बोलेगा साधन हम दे रहे हैं और केसी का मान भी दे देगा, बोलेगा कौन प्रतिक्रिया ज्यादा तेज चला, उल्टा या अग्रिम, तो उसको क्यूसी निकालने में व्यंजक का मान और केसी से देखेंगे अधिक है या कम है, उसके आधार पर यह निर्णय हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न तुमको मिलेंगे जो कि तुमको कभी भी व्यंजक, इस व्यंजक को हम लोग क्यूसी कहेंगे और बराबर होगा साम्यावस्था में आ गया, साम्यावस्था स्थिरांक। और तुमको तो इस लेक्चर में हम लोगों ने काफी चीज इसमें साम्यावस्था का स्टार्ट किया और रासायनिक साम्यावस्था में भी पहुंचे। फिर अगले लेक्चर में हम लोग रासायनिक साम्यावस्था के और भी जो प्रक्रियाएं हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसमें और भी जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस वगैरह होंगे जो इस आधारित इस पर, उसको उसके बारे में जानेंगे। तुमको किस तरह की साम्यावस्था का और भी प्रकार है, तो इन सब का और भी डिटेल में जानकारी प्राप्त करें। किसी भी स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना हो या तुमको इंजीनियरिंग मेडिकल इन सब की तैयारी करना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक में हमसे मदद लेना चाहते हो, तो राइस ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके हमसे हमारे नंबर पर कभी भी संपर्क कर सकते हो। इस साथ लेक्चर को समाप्त करें। कितना देर हुआ है?